हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। माई सेल्फ विशांत शर्मा। दोस्तों, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे जिन बच्चों को जो रूरल और गांव के एरिया के बच्चे हैं प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, टेक्नोलॉजी उनके पास है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके और फिजिक्स को अच्छे से समझ सके, जो पढ़ना चाहते हैं रियल में और फिजिक्स को फील करना चाहते हैं। तो जितनी नॉलेज मुझे है फिजिक्स में, मैं उतनी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन इतना पता है कि मैं बच्चों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स इन अकेडमिक लेवल। और मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको पता ही है कि बीटेक वाला बंदा अच्छी फिजिक्स पढ़ा सकता है, ऐसा मेरा भी मानना है। सब बच्चे अधिकतर मानते भी हैं, है ना। और 2 टाइम्स गेट क्वालिफाई मैंने किया है, जो बीटेक लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 2 बार गेट क्वालिफाई किया है मैंने। जॉब भी किया, ऐसी बात नहीं, लेकिन टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और कुछ बच्चों का भला करना चाहता हूँ, जो बच्चे रियल में कुछ करना चाहते हैं फिजिक्स के फील्ड में। मैंने कई एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या कि पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का चैप्टर है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि फिजिक्स क्या है, एक्चुअल हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हम 11th क्लास के फिजिक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर 12th क्लास को डिस्कस करेंगे। पहले मेनली ये लेक्चर 12th क्लास के लिए होंगे सारे, उसके बाद 11th क्लास के लेक्चर भी मैं डालता रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। मेरा मोटिव यही है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मैं आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है फिजिक्स, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो, फिजिक्स की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द एनर्जी एंड द मैटर। हम एनर्जी और मैटर की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसे फिजिक्स बोलते हैं। ये यूनिवर्स है पूरा 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो एनर्जी और एक मैटर। मैटर मतलब कोई चीज़, जैसे मेरा हाथ मैटर है, एनर्जी जिससे मैं वर्क कर रहा है ना, जो मेरे हाथ हिल रहे हैं किसके कारण, एनर्जी के कारण। मेरे अंदर जो ऊर्जा है उससे हिल रहे हैं। तो दुनिया की हर चीज़ अगर ये मार्कर है तो मैटर से बना है। इसके अंदर एनर्जी है, वाइब्रेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स में, फिर इलेक्ट्रॉन्स तो है उनमें वाइब्रेशन हो रहा है। थर्मल एनर्जी या आयनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी इनके अंदर है, कहने की बात है। तो दुनिया में हर एक मटेरियल है तो उसके पास अपनी एनर्जी भी है और क्या है, और वो एक मैटर है, ठीक। तो हम यही डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स देखो, हमारे पास एक्चुअल में जो हम 11th और 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ते हैं तो 2 टाइप की फिजिक्स है। एक तो वो फिजिक्स प्रैक्टिकल फिजिक्स जिसे हम फील कर सकते हैं, पढ़ते समय देख सकते हैं चीज़ों को, जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैकेनिक्स 11th क्लास में क्या पहिया घूम रहा है भाई, तो दिखता तो है पहिया घूम रहा है, पहिए में इतनी वेलोसिटी है, तो सीधी सी बात है। कोई रॉड है, उसे हमने किसी एक्सिस के बाद रोटेट करा तो ये रॉड इस एक्सिस के बाद ये रोटेट करा दिया, तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ या एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई, ओमेगा आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि मैं दिखाई देती थी। 12th क्लास के फिजिक्स में इमेजिनेशन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात है, फोटॉन्स की बात है, दिखाई थोड़ी नहीं देते इलेक्ट्रॉन्स, किसने देखे थोड़ी है। आधी फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स पे ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू के 8 चैप्टर कवर करती है फिजिक्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म केवल यही एक यूनिट। हमें मेनली 3 यूनिट पढ़नी है इस फिजिक्स में, मतलब 3 पार्टों में इस फिजिक्स को डिवाइड किया है मैंने 12th की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पार्ट ये हो जाएगा जो कम से कम 3 से 4 महीने चलता है, अगर रेगुलर पढ़ाया जाए तो, अच्छा क्वालिटी के 1-1 घंटे का लेक्चर लिया जाए तो, कम से कम ढंग के क्वालिटी का, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कि मैं बोर्ड करा दिया। स्टेट बोर्ड भी इसमें इंक्लूड है, CBSE भी इसमें इंक्लूड है, ICSE भी, सभी चीज़ें ये हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स आता है, ऑप्टिक्स भी 2-3 महीने का आ जाता है। उसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। तो इन 3 पार्टों में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट होती है। तो मैं यही बात बताने चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्टिक्स। पहले मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस में। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, तो भाई वो रिडक्शन तो तुम भूल जाओ, वो रिडक्शन तो केवल दिखाने के लिए क्या है। फिर भी हमें मोस्टली सभी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि मान लो अब तुम ये एग्जाम्पल की तरह मान लो निकाला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अरे भैया, जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो आगे की चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ कैसे पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज कैसे पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम ये चीज़ें कैसे पढ़ पाएंगे भाई। तो सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सिलेबस में भले ही ना हो, लेकिन टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 5th चैप्टर में निकाला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थ्योरेटिकल पार्ट था, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं पढ़ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो निकाली है उन्हें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ें आगे जाकर के लिंक हो रही है पिछली चीज़ से जो निकाली है। तो ये गलत तरीके हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं भाई। अब तो मैं बताने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन
फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा। हो सके तो नोट्स बना लेना, और साथ साथ नोट्स बनाओगे तो फायदा है नोट्स बनाने में, अदरवाइज आप जानते ही हैं कि बात की बात टलती है तो टलती ही रहती है चीज़ें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से। 12th के फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, हम 12th के फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। तो फिजिक्स को मेनली हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया है बच्चों, मैंने बताया दोस्तों अभी। फिजिक्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया है मैंने, फिजिक्स 3 पार्टों में। एक तो नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरी ऑप्टिक्स, और थर्ड पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स। चलो ये 3 चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या चीज होती है, स्टडी ऑफ क्या क्या चीज है। एक तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, और क्या आता है दूसरी चीज आती है इसमें मैग्नेटिज्म। क्या आता है, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 चैप्टर कवर करता है, मैग्नेटिज्म कम से कम 4 से 5 चैप्टर कवर करता है। उसके बाद क्या आती है, ऑप्टिक्स आती है। ऑप्टिक्स भी 2 चैप्टर कवर करती है। नंबर फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि सिलेबस से निकल चुका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और नंबर 2 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारा सिलेबस है, और ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। ये ऑप्टिक्स में है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, चैप्टर नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है क्या, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 है क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है कि लाइट के दोहरी प्रॉपर्टी है लाइट के। कभी वो मैटर की तरह बिहेव करती है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी वो रे की तरह बिहेव करती है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है। सब पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। 12 में आता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 13 आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ी केमिस्ट्री है इसमें, लेकिन टेंशन ना लेने का जब तक अपन है यहाँ। 14 है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चैप्टर एक 15 और था, कम्युनिकेशन सिस्टम निकाल दिया, तो पढ़ने क्यों लिखूँ मैं यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यही 3 चैप्टर है, क्योंकि देखो क्या 1, 2, 3, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा ना मैं, तो एनसीईआरटी ने 2nd चैप्टर में ही कैपेसिटर को घुसेड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 भागों में डिवाइडेड है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई। इलेक्ट्रिसिटी कब रुकेगी, जब चार्ज रुकेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। रुके हुए चार्ज की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। और स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी स्टडी किसके अंदर आती है, मैग्नेटिज्म में। अब चार्ज 2 तरीके से मूव कर सकता है, एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और एक एक्सेलरेटेड मोशन। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन उसका 0 हो, और एक एक्सेलरेटेड मोशन से। जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या क्या है, नंबर 3 उसी पे बेस्ड है। कौन सा है नंबर 3, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3। नंबर 4 किस में आता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 5 किस में आता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नंबर 6 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नंबर 7 आता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। नंबर 7 में ये चीज आती है। चैप्टर नंबर 8 बचता है, जो जब चार्ज एक्सेलरेट होता है,
जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजें प्रोड्यूस करता है और साथ साथ क्या रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रेडिएट करता है ना। तो जब कोई चार्ज एनर्जी को रेडिएट करता है तो किसके फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हो जाता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई ये सारा हमारा सारांश था जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है 12th क्लास की। इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, 3 पार्टों में मैंने फिजिक्स को डिवाइड किया है। पहले हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, सिंपल सी बात है, उसके बाद ऑप्टिक्स कवर करेंगे और उसके बाद कवर करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कम से कम 2 से 3 महीने मान के चलो तुम, रेगुलर वीडियो आएगी जब, और रेगुलर वीडियो ही आनी है भाई, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, टेंशन मत लेना, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा। मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स में हम 2 महीने में निपटाने की कोशिश करेंगे, 1 महीने में, बाकी बचा कुछ टाइम इसे देंगे और रिवीजन का टाइम मिला तो रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। अगर बने रहोगे तो अच्छा रहेगा भाई, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना अपने भाई को, अपने दोस्त को, और बस। तो ये सारी मैटर हमें अब पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें सारी की सारी पढ़नी है अच्छे से, जिससे कि तुम्हें सच में फील आ जाए कि फिजिक्स भाई कोई चीज़ है जो हमें कोई बंदा पढ़ा। वैसे यूट्यूब पर कई चैनल है, मैं सबकी बुराई नहीं करता, अच्छे अच्छे चैनल भी है, एक से एक। अब भाई हमें भी पता है तो हमने भी चैनल बनाया है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो जरूर सपोर्ट करोगे, सिंपल सी बात है। वैसे तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक चैनल बना ले, अगर वो पॉपुलर है तो उसके पीछे पढ़ो, तो बाकी चैनल तो पट हो जाने चाहिए ना, लेकिन बाकी चैनल भी तो फेमस हो रहे हैं ना। तो ऐसे मैंने भी हाथ आजमाया है कि भाई अगर मैंने मेरी मेथड ठीक है, मेथोडोलॉजी ठीक है पढ़ाने की, या आप लोगों के समझ में आता है थोड़ा भी, तो आप सपोर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 से, जिसका वो यूनिट 1 जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, उसका सब चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। क्या है ये, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज कि जब कोई चार्ज अपनी जगह रुका हुआ है, और जब चार्ज अपनी जगह रुका हुआ है तो वो चार्ज रुके होने के साथ साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट करता है, कौन कौन से फील्ड क्रिएट कर रहा है, उन फील्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। देखो फील्ड की अगर मैं बात करूं तो जो रुका हुआ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जो मूविंग चार्ज है, जो चार्ज दौड़ रहा है, वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो रुके हुए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मूव करता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो 3 चैप्टर्स है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एंड 3rd चैप्टर है कैपेसिटेंस, जो कि चैप्टर नंबर 2 है ऑफिशियली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उसे चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या फिर चैप्टर 2 में भी इंक्लूड कर देंगे, वो बात की बात है। तो कहने का मतलब यही है कि स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी जब एक्सेलरेट नहीं हो रहा हो। और एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलो खैर वो बात की बातें हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो भाई चार्ज क्या चीज़ है, पहली तो बात ये, जिस चीज़ के हम स्टडी कर रहे हैं पहले उस चीज़ को तो समझ ले कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, क्या कमाल है उसमें ऐसा। तो चार्ज क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों, मैं स्टोरी फालतू बकवास तो सुनाऊंगा नहीं, वरना मेरे पास सुनाने को स्टोरी भी है, वैसे तो ऐसी बात नहीं है, स्टोरी भी अच्छी खासी है, लेकिन मैं वो स्टोरी सुना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम देखते हैं, देखो चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज के बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो आप कभी ट्राई कर लेना, घर पे प्रैक्टिकल करना। क्या, एक कॉम्ब लेना, कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करना। जब कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करोगे और उस कॉम्ब को जब टीनी पीस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाओगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे, तो कागज़ के टुकड़े पे चिपक जाते हैं। पता होगा ना आपको ये बात, कि जब आप कोई कंघा घर में करा होगा, जब कोई कॉम्ब का हेयर से रब करते हैं या बलून को हेयर से रब करते हैं, और उस बलून को या कॉम्ब को पास लेकर के जाते हैं छोटे छोटे पीस के, तो क्या होता है, उस पर कागज़ के छोटे पीस चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई वो मैग्नेट है या कागज़ के पीस मेटल है, नहीं ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, सीधी सी बात है, कोई ना कोई इफेक्ट है, कोई ना कोई फील्ड है जिसके कारण वो टिनी पार्टिकल के पास जा रहे हैं, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जब तुम अंबर रोड को सिल्क के कपड़े से रब करते हो, तो अंबर रोड को फिर जब तुम कागज़ के पीस के पास लेकर के जाते हो, तो फिर उस पर टिनी पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई तो प्रॉपर्टी है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। अब वो चार्ज हम किस में पढ़ेंगे, इन सारे सवाल, जो भी चीज़ है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो अभी मैंने बताया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कौन सी यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की यूनिट में।
ठीक है, क्योंकि हमारा चार्ज क्या है, रुका हुआ है। तो भाई चार्ज से अगर हम बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इट डेवलप व्हेन वी रब द टू सब्सटेंस, है ना। तो क्या है चार्ज, अगर मैं यहाँ से चार्ज की बात करूँ, वैसे देखो चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या चीज़ है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, जो मतलब स्टार्टिंग से ही है, जो इस यूनिवर्स में स्टार्टिंग से ही है। ऐसा नहीं कि कोई पैदा हुई है या हमने बनाई है या हम उसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चार्ज नहीं बना सकते। चार्ज क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज अ कंजर्व, ठीक है। तो हम चार्ज बना नहीं सकते। चार्ज क्या है, चार्ज तब से ही है जब से हमारा यूनिवर्स बना है। जैसे मास तब से ही जब से हमारा यूनिवर्स बना है। मास को देखा है कि आपको पता है कि मास कहाँ से आया, मास नहीं ना, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब से है वो जो तब से है जब से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, बना है 1.3 अरब साल पहले, है ना, जब बिग बैंग हुआ था। तो तब से ही मास है और तब से ही चार्ज भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा उस पे ही होगा जिसमें मास है, ठीक है। चार्ज हमेशा उसी पार्टिकल पे होगा जिस पे क्या है, जिसमें मास है। ऐसा नहीं होगा कि अगर चार्ज है तो मास है, अगर मास है तो चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा लेक्चर को, तो हम क्या बात बता रहे हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो याद रखना तुम। तो मैं क्या करूँ, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इट develops when we rub, it develops when we rub two substance to each other, when we rub two substance to each other, then the quantity develop, develop on each substance is called क्या है, is called charge। तो भैया ये है चार्ज। चार्ज क्या है कि जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में रब करते हैं, तो दोनों सब्सटेंस पर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, क्या, डिनोटेड बाय। तो डिनोटेड बाय है भाई किससे, क्यू और क्यू, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और यूनिट क्या है इसकी, इट्स यूनिट इज क्या होती है, कुलाम। कुलाम क्यों है भाई, कोई कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसके स्टडी की थी फर्दर। वैसे तो चार्ज की जो स्टार्टिंग में स्टडी की थी, जिसने देखा था फिनोमिना, वे थे बेंजामिन फ्रैंकलाइन, ठीक। तो यूनिट की बात ये कैसे, क्वांटिटी है, क्वांटिटी किस टाइप की है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है, जैसे मास, क्योंकि मास और चार्ज का एग्जिस्टेंस एक जैसा ही है। स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन है भी नहीं इसके पास, चार्ज के पास। तो चार्ज की बात तो भाई ये थी कि चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, जब कोई दो सब्सटेंसेस को आपस में रब किया जाता है तो इसके ऊपर डेवलप हो जाती है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। कैसे टाइप के होते हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज। अब कौन कौन से, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और नंबर टू क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये दो टाइप के चार्ज कैसा है। तो देखो, जब हम किसी दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, तो देखो फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। अच्छा जब तुम एक मिनट रुको, जब हम कार में जाते हैं और जब कार से उतरते हैं, तो जब कार के सीट से सरक के बाहर को निकलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। ध्यान से देखोगे तो क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। जैसे तुम जाड़ों में स्वेटर उतारते हो, तब स्वेटर उतारते समय क्रैकलिंग की आवाज़ आती है, तो वो कहाँ से आती है भाई, वो चार्ज के कारण ही आती है।
वो किसके कारण आती है? चार्ज के कारण, कि जब तुम उसे उतारते हो फ्रिक्शन के कारण चार्ज आपस में टकराते हैं और क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही यहाँ अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों सब्सटेंस को जब आपस में रब कर देंगे, जब इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में रब करूँगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? इस सब्सटेंस के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है इस सब्सटेंस के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो भैया मान लो इस सब्सटेंस के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए, तो जिसने कुछ चीज़ दी तो देने वाला बड़ा होता है ना, देने वाला तो बड़ा हो, सिंपल सी बात है। भिखारी तो लेने वाला कौन होता है? भिखारी। और देने वाला कौन होता है? राजा, ठीक है ना। तो इसने इसे दिए मान लो, तो देने वाला बड़ा, तो देने वाला मतलब क्या हुआ? है देने वाला है तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ क्योंकि इसने दिया, तो पॉजिटिव धनी। और लेने वाला क्या हुआ? निगेटिव, क्योंकि इसने ले रखा है या कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम कोई सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो उसके कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे। तो जिसने दिए उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप और जिसने लिए उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप। और कितने मैग्नीट्यूड का? सेम मैग्नीट्यूड का। सिंपल सी बात है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 5 इसने दिए तो उस पर 5 निगेटिव और इस पर 5 पॉजिटिव, ठीक है। ये होता है। तो इसलिए 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ थी चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअल में है कि कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ दिक्कत हो तो आपके कमेंट वैल्यूबल है, बता देना कमेंट में करके, है ना, मैं उसे देख लूँगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं आई थिंक। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इनकी क्या प्रॉपर्टी है? देखो पॉजिटिव, वैसे तो चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, देखो 2 टाइप के चार्ज थे, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास रखेंगे या निगेटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास रखेंगे तो इनमें है दुश्मनी। क्या है इनमें? दुश्मनी। कौन सी दुश्मनी? संजय दत्त वाली फिल्म नहीं, दुश्मनी। दुश्मनी मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखोगे तो लड़ेंगे आपस में, वो दूर भागेंगे एक दूसरे से, क्या करेंगे? दूर भागने की कोशिश करेंगे। मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रखा, नहीं आ रहे पास, भाई कितनी ताकत लगा लो, नहीं आएंगे क्योंकि ये इससे गुस्से में, ये इससे गुस्से में। तो ये वाला चार्ज इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा जितना ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा, तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अब चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों निगेटिव हो, और अगर मैं क्या काम करूँ, एक पॉजिटिव ले लो और एक निगेटिव ले लो, तो इन दोनों में क्या है? प्यार है। इन दोनों में क्या है? प्यार है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ जानकारी थी। आई बात समझ में इतनी कि कैसे निगेटिव चार्ज और कैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जो चार्ज है, चार्ज एक्चुअल में क्या ट्रांसफर क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर क्या होते हैं? द ट्रांसफर्ड यूनिट। कौन सी यूनिट ट्रांसफर होती है? ट्रांसफर्ड यूनिट क्या है? ट्रांसफर्ड यूनिट है भाई इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? याद रखने वाली बात है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है दुनिया में, इससे छोटा चार्ज कोई नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझ रहे हो ना? 10⁻⁻1 का मतलब 1 का 10वां हिस्सा, और 10⁻⁻19 का मतलब 1 का कौन सा हिस्सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते रहो, अरब खरबों में जाके बैठेगा। तो सबसे छोटा चार्ज है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही ये यूनिट है। ऐसे ही एटम की बात अगर हम करते हैं, एटम में 3 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। तो यहाँ पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, और निगेटिव चार्ज इसको ऊपर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है ऐसे। तो जितना निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन पे होता है, इसलिए हम एटम को न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल को कहते हैं, मान लो -5 कूलम चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे है तो +5 कूलम चार्ज इस पे होगा, तो ये +5 ये -5 दोनों कट के क्या है? 0। तो कैसा चार्ज हुआ? वो एटम के ऊपर कैसा चार्ज हुआ? न्यूट्रल, 0 चार्ज हुआ। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी यूनिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब वैसे इससे भी छोटे चार्ज की खोज हो चुकी है जिसे क्वार्क बोलते हैं। इससे भी छोटा चार्ज बन चुका है जिसे क्वार्क बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अभी लेटेस्ट बात है, किताबों में नहीं छपी। अभी रिसर्च, स्टडी, वेरिफिकेशन जो भी होना होगा। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अगर हाँ कहीं पूछ लिया जाए क्वार्क क्या होता है, तो भाई क्वार्क क्या होता है? एक अपक्वार्क होता है। क्या होता है? अगर मैं बात करूं क्या क्वार्क, तो क्वार्क कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है अपक्वार्क
एक क्या होता है अप क्वार्क और एक क्या होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, तो अप क्वार्क क्या होता है +-2e/3 और डाउन क्वार्क होता है +-e/3। तो वही, ये तो और छोटा हो गया ना इससे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि देखो 2/3 तो 1 से तो छोटा ही है ना यूनिट, तो 1 से छोटी की मल्टीप्लाई जब 1.6 से करोगे तो 1.6 से छोटा ही आएगा। ऐसे ही e/3 तो मतलब 1.6/3 तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन ये केवल स्टाइल मारने के लिए है। स्टाइल मतलब बता दे साइंटिस्ट ने भाई हमने इससे छोटी चीज डेवलप कर ली है या हमने इससे छोटी चीज की खोज कर लिया, कोई यूज थोड़ी है उसका। हमारे लिए क्या चीज है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके लिए है? ये किसके लिए? स्टाइल मारने के लिए। स्टाइल मारने के लिए, मारने के लिए, ये स्टाइल मारने के लिए हमें क्वार्क बता दिया भाई साइंटिस्ट ने, क्या हम भी बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा जी, अगर प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन जैसा भी तो बताया कि न्यूट्रल होता है ये एटम। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसका जस्ट अपोजिट चार्ज प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। न्यूट्रल है ना न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे भाई ये चार्ज हो। तो नोट्स देखो सीक्वेंस में बनाना, पहले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखना, चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखना, फिर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन लिखना, उसके बाद लिखना इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेना। उसके बाद क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, और ये स्टाइल मारने के लिए बता दी वैसी बात, वरना इसका कोई इतना बड़ा यूज नहीं है। किसका? क्वार्क का। चलो भैया, यहाँ तक तो सारी बातें ठीक ठीक लग रही है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। अब आगे पता नहीं क्या पढ़ाओगे आप। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा भाई, सिंपल सी बात है। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? सीधी सी बात है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, चार्ज नाम की चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तभी तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कैसे करना है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगी। कि मान लो मेरे अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि मैं शांत रहता हूँ, तो मुझे कहाँ यूज़ किया जाएगा? जहाँ शांत रहने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मुझे बुलाया जाएगा। अब किसी के बाद प्रॉपर्टी का बहुत तेज बोलता है, बहुत जल्दी बोलता है या बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसे कहाँ बुलाया जाएगा? जहाँ ज़्यादा बोलने वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही चार्ज को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन बताएगा? उस चार्ज की प्रॉपर्टी। तो हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग लिखनी है भाई? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है भैया, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी अभी लिखवा दी है मैंने, एक बार लिखवा देता हूँ। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक मतलब सेम नेचर के चार्ज। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भैया, मतलब क्या? मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये क्या हुआ? एक निगेटिव चार्ज हुआ, तो क्या करेंगे? दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का। ऐसे ही अगर मैं एक चार्ज यहाँ बना दूं, क्या एक पॉजिटिव बनाया यहाँ पे, एक पॉजिटिव बनाया यहाँ पे, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे जी? रिपेल करेंगे। अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चार्ज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव नेचर, कि चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब चार्ज को ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो किसको फॉलो करते हैं? एडिटिव नेचर को। तो क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है भाई? कि मान लो, क्या मान ले भाई? मान लो ये चार्ज है, इसका चार्ज है Q। अब इसके अंदर कितने चार्ज है? मान लो Q1 है, एक क्या है Q2 है, एक सब्सटेंस का चार्ज Q3 और इसका चार्ज Q4। ऐसे कितने चार्ज है? n नंबर ऑफ चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4, और कहाँ तक होगा जी? ये होगा Qn तक। ठीक है, कहाँ तक होगा ये? Qn तक, n नंबर ऑफ चार्ज। तो ये एडिटिव नेचर को शो करता है। किसे शो करता है भैया? एडिटिव नेचर को शो करता है। अच्छी बात है, तो ये तो हुआ एडिटिव नेचर। और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे E =
1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, या P इक्वल टू ये माइनस ये प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो ये भैया स्केलर क्वांटिटी की वजह से इनका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। किस डायरेक्शन में किस बनी हमें के लेना है ही नहीं डायरेक्शन भाई, क्योंकि क्या है प्रॉपर्टी है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, फॉर आइसोलेटेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात बताएं भैया, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ। एक ये सब्सटेंस है ना, इस पर कितना चार्ज है, कुछ नहीं। मान लो हमने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 5, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें कितना रह गया +5। जब हमने -5 निकाल लिया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, माइनस का 5 कूलाम चार्ज निकाल लिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, प्लस के 5 कूलाम चार्ज बचा। यहाँ इस पर कितना बचा, +5 कूलाम चार्ज बचा, +5 प्रोटॉन बच गए, या फिर जो भी कह दो, है ना। तो ये बचा। या अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 6 प्रोटॉन बचेंगे। क्या ऐसा होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा और क्या होगा, डेढ़ का मतलब एक तो एक हिस्सा एक आधा हिस्सा। अबे भाई मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं 1। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4 निकाल लो, 6 निकाल लो, 7 निकाल लो, या 7.5 ही निकाल लो, ये नहीं निकाल सकते। क्या 7.5 मतलब चार्ज विल बी ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब कि मिनिमम जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटा चार्ज नहीं है। ये खुद एक क्वांटम है, चार्ज खुद एक क्वांटम है, इससे छोटी जब यूनिट ही नहीं कोई। क्वांटम लेवल पे अगर हम बात करें, अगर हम क्वांटम लेवल की बात करें और चार्ज को देखें, तो सबसे छोटा जो चार्ज मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ के निकाले तो कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे टूट जाएगा, है ना। तो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या क्वांटाइजेशन है भाई, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड एंड it is integral multiple of इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मतलब क्या, Q इज इक्वल टू क्या, +-1 2 3 कहाँ तक, n तक निकाल सकते हैं, +-n तो ये भैया क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइज्ड नेचर या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे। कि जब अगर हम किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में करेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीग्रल मतलब इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है। ऐसा तो नहीं 1.5 1.3 1.8, ये क्या है, ये डेसिमल है। ये क्या चीज़ है, डेसिमल है। तो ऐसे वेयर एन क्या हो सकता है, 1 2 3 डैश डैश, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बात थी। 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो चार्ज को हम उत्पन्न कर सकते हैं, मैंने बताया कि बिग बैंग जब हुआ था तब से ये चार्ज डेवलप है। इस यूनिवर्स में कहाँ से चार्ज आया, कैसा आया, हमें नॉलेज नहीं है भाई, हम जानते भी नहीं। जैसे हमें ये भी नहीं पता कि मास कहाँ से आया है, बस हमने चीज़ों को देखा ठा करके वजन है तो हमने उसका नाम मास रख दिया। वो आया कहाँ से, वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर पहले से डेवलप है। ऐसे ही चार्ज, जिस चीज़ के अंदर मास है उस पर चार्ज है ही, जिस चीज़ के अंदर चार्ज है उस पर मास है, होगा ही होगा। चार्ज कैन नीदर बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, मास चार्ज के बिना रह लेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन पे मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस बता दो जिस पे चार्ज हो मास ना हो, नहीं हो सकता दुनिया में। तो मास पे चार्ज जरूर होगा, लेकिन मास पे चार्ज जरूर होगा, लेकिन चार्ज पे मास हो नहीं, उल्टा बोल गया शायद। यही मतलब वही समझ गए ना क्या बता रहा मैं, कि भाई ये जो चार्ज है और मास है, ये दोनों इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बिग बैंग के दौरान ही प्राप्त हुई थी, है ना। इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। तो Q इक्वल टू +-n, यहाँ से हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पता चला। हम मैं बता रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने एक सब्सटेंस को रब किया दूसरे सब्सटेंस से, तो एक सब्सटेंस से 5 इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चले गए, दूसरे पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो गायब होकर 6 बन गए या 8 बन गए। कंजर्व है चार्ज, जितना दिया उतना ही जाएगा,
और जो उतना ही वापस ले भी सकते हैं हम। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व, कंजर्व का मतलब तुम समझ रहे हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can transfer from one substance to another, one substance to another substance। ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 5 माइक्रोकुलाम चार्ज, यहाँ 3 माइक्रोकुलाम चार्ज, यहाँ -2 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ। अब यहाँ पर ऐसे लिखो, क्या क्या लिखेंगे भाई? मान लो Q1 चार्ज यहाँ, Q2 चार्ज यहाँ और Q3 माइनस का चार्ज इस पर। हमने इस पर रख के एक दूसरा सब्सटेंस यहाँ ले आए, उस पर पॉइंट A पर चार्ज आया Q4, इस पर चार्ज आया Q5, इस पर चार्ज आया X। तो X बताना है। क्या बताना है? X। तो मैंने बताया चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज इनिशियल है उतना ही चार्ज फाइनल के इक्वल होगा। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। क्या होगा? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 किसके इक्वल होना चाहिए? Q4 प्लस Q5 प्लस X। तो X की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। Q1 Q2 Q3 Q5 Q4 की वैल्यू हमें गिवन होगी और X की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से। ठीक है ना? क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से। ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व, वही आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है ये सिस्टम जो होता है। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच वी कैन नेवर इंटरेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब वो सिस्टम होते हैं जिनमें हम बाहर से कुछ ला नहीं सकते, ना उसके अंदर से कुछ बाहर निकाल सकते। वो बिल्कुल पैक होते हैं। वो बिल्कुल क्या होते हैं? पैक होते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें थी भाई चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। और चार्जेस की किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक दो क्वेश्चन करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैसे हम वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स transferred in 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज। 1 कूलम के निगेटिव चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, इस पे इसने लिए होंगे, मतलब इस पर आए होंगे ना, तो ट्रांसफर हुए हैं कितने? इस पे ट्रांसफर हुए हैं, इससे नहीं, इस पे कितने ट्रांसफर हुए हैं। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? N इंटू ई। तो Q कितना है? 1 कूलम, तो 1 इक्वल टू N। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो N की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 1 0 बढ़ा दिया, तो 100/16 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा? 18, क्योंकि ऊपर 19 जाके प्लस 19, उसके 1 0 हमने यहाँ निकाल दिया। कितनी बार कटेगा ये? 16 का ना 16 नहीं 16 छंग 96। ठीक है, पॉइंट लगाया। 25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन भैया इस पे ट्रांसफर हुए हैं। देख लो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, कितना ह्यूज नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चार्ज ये है, एक दूसरा चार्ज ये है। इस पे कितने कूलम का चार्ज है? 8 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ध्यान रखना 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। किसी भी चार्ज की जो यूनिट होती है वो माइक्रो कूलम या नैनो कूलम में मैक्सिमम लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो 1 कूलम चार्ज है वो एक बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट है तो हम कूलम नहीं लिख सकते, माइक्रो कूलम, पीको कूलम, नैनो कूलम लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या? स्पेशल नोट क्या है? 1 माइक्रो कूलम होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम होता है 10 टू द पावर -9 कूलम। 1 पिको कूलम होगा 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये 3 चीज़ें हैं जो यूज़ होगी, भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। ठीक है, तो देखो
अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसमें क्या लिखा है, 8 माइक्रोकूलम चार्ज इज रब्ड विद द अनदर सब्सटेंस एंड ट्रांसफर्ड सम इलेक्ट्रॉन n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? What is the value of n? How many electron transferred from one substance to another substance, and which type of charge is developed on the 8 microcoulomb substance? तो क्या लिखेंगे, find n and which type of charge develops on substance A। सब्सटेंस A पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा। चलो भाई, तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम इक्वल टू एन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव क्यों नहीं ले रहे सर। अब क्या आपने बताया इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, भैया निगेटिव चार्ज होता है लेकिन कहने के लिए, क्योंकि हमने बताया स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लेना है बस, डायरेक्शन नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ही तो होती है, ठीक है। तो 8 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और एन ऐसे ही, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे लेके जाओ नीचे तो एन की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 16 पंजे 80। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 19 जाएगा ऊपर, तो 6 का तो कितना बचेगा 13। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इस सब्सटेंस से इस पे। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इसने दिए हैं तो पॉजिटिव और इसने लिए हैं तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस पे। तो ये क्वेश्चन है भाई चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। और करें जरा ठीक ठाक सा एक आधा क्वेश्चन और, एक आध क्वेश्चन और करते हैं ठीक ठाक सा। देखो क्या कि व्हाट डज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाइज। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाइज करता है, क्या सिग्निफाइज करता है, ये सिग्निफाइज करता है कि किसी भी एक सब्सटेंस का जो नेट चार्ज है, किसी भी एक सब्सटेंस का जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। या फिर क्या लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। मतलब एक सब्सटेंस पे जो जितना चार्ज है, जो Q1 है वो Q2 के ही इक्वल है, जो Q1 है वो Q2 के ही इक्वल है, बस उसका क्या है, नेचर अलग है। नेचर मतलब अगर Q1 प्रोटॉन है, मान लो अगर Q1 क्या है, प्रोटॉन, तो Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव आया। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि Q1 इक्वल टू Q2। क्यों लिखेंगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन नेचर। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं और नेचर में क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल, और नेचर में क्या है, अपोजिट। तो इतनी बात समझ में आई तुम लोगों की कि कैसे क्या है कुछ होता है चार्ज के बारे में। हमने जो डिस्कशन किया समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन में ढंका कर देता हूँ बस लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चार्जिंग पे बढ़ते हैं, है ना, कि चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ चार्ज। फोर करें, एक लास्ट क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, एक पानी से भरे कप में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, नंबर बताना है। तो हमें पता है क्या, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। याद रखने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कप है भाई पानी का भरा हुआ, ये कप पानी से भरा है, ये भरा भाई पानी से कप। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जी। इसमें वाटर से फिलअप है। एक कप जनरली कितने ग्राम का होता है, 250 ग्राम, है ना, 250 ml का होता है ना एक कप जनरली, ये सब जानते हैं। जब कप की बात है, वरना गिलास की बात करता ना लीटर, या जग की बात करता है 1 लीटर के लिए, तो जनरली हम यूनिट लेते हो कितनी, 250 ग्राम का एक कप है। इस 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, करोड़ों मॉलिक्यूल है वाटर के। हमें क्या पता कितने, H2O कई सारे मॉलिक्यूल है ना। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ कप ऑफ वाटर, मास ऑफ कप ऑफ वाटर कितना है, 250 ग्राम। अब इस कप में वाटर के मॉलिक्यूल है, इस कप में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, क्या, मास ऑफ
मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है पता है, H2O है ना, तो कितना होता है 18 ग्राम होता है शायद, है ना, HK2 और ऑक्सीजन के 16, तो 18 ग्राम मास होता है किसका, एक मॉलिक्यूल का। अब एक मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के एक मोल में, वाटर के पानी के H2O के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पानी के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो कौन बताता है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जानते हैं ना, तो एवोगैड्रो नंबर बताता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो भाई ठीक है, तो एक मोल कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन एक मॉलिक्यूल का मास। एक मोल कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मोल इक्वल टू क्या होगा 250 अपॉन टोटल मास कितना है 18 और इंटू कितने मॉलिक्यूल है इसमें 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो आया भैया हमारे पास एक मोल का मास, हमारे पास है ना, ये चीज़ है हमारे पास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। अब वाटर के हर एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, ये तो मॉलिक्यूल आ गए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल आ गए। चलो भाई अब एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, सब जानते हैं कितना, H2O यही तो होता है, तो कितना है 2 तो इसके और प्लस 8 इसके, तो कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही प्रोटॉन होंगे। हमें तो कितने बताने हैं, कितने नेगेटिव चार्ज कितने पॉजिटिव चार्ज, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो 0 है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, कितने हैं इसमें 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें 10। नाउ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देखो टोटल मॉलिक्यूल तो ये 250 अपॉन 18 इंटू ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना क्या है, प्रोटॉन है, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा मैं, नेगेटिव वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा प्रोटॉन, तो 10 और प्रोटॉन पे कितना वो होता है क्या चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन उतार लो, ये उतारो क्वेश्चन ही जल्दी, है ना। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ अगर, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 250 अपॉन 18 इंटू, पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, तो 60.23, 10 भगा दिया, पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया और पावर सॉल्व कर दिया हमने, क्या 1.6 भी रह गया अभी, और क्या रह गया 10⁻4 रह जाएगा यहाँ, ठीक है इतनी बात। अब क्या काम करे भाई, काट दो, पॉइंट हटाया, एक जीरो वहाँ एक जीरो, तो 6 जीरो हो जाएगा, 25 अपॉन 18 इंटू 60.23 इंटू 16 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा हमारे पास। और क्या करेंगे भाई, सॉल्व कर दो, देखो कितनी बार, 2 से काट दो 9 और ये कितनी बार कटेगा 8 बार, ठीक है इतनी बार, और काट दो जैसे भी कट रहा है देख लो, है ना। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, टोटल आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इस पाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इतना ही जस्ट कितना होगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात तो वही है 1.6 इंटू 10, तो इतने ही पॉजिटिव चार्ज और इतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे कप ऑफ वाटर में। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन था बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चार्जिंग, है ना, किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जिंग के बारे में, कि भाई चार्ज कैसे करते हैं हम किसी सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस को चार्ज कैसे करते हैं। तो देखो किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने के 3 मेथड है, एक तो बाय टचिंग, बाय रबिंग, बाय टचिंग एंड बाय इंडक्शन। एक तो रब करके उसे, एक क्या करके उसे टच करके, और दूसरा या बाय कॉन्टैक्ट में लगा करके या टच करके, और एक बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब दूर से ही, किससे, दूर से ही छू दो बस छड़ी से, ये मान लो इसे चार्ज करना है तो दूर से जादू हो जाएगा, जादू से दिखाओ और ये चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये करना है, तो क्या लिखेंगे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, क्या हेडिंग है, चार्जिंग या मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखो भाई चार्जिंग के मेथड क्या क्या है, देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड ऑफ चार्जिंग।
चार्जिंग के कितने मेथड है? 3 मेथड। नंबर फर्स्ट क्या है? बाय रबिंग। बाय रबिंग, रब करके क्या होगा भाई देखते हैं। नंबर 2 क्या है? बाय क्या? टचिंग, टच करके देखते हैं, टच करके। अब बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड है भाई। इन 3 मेथड से चार्ज, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है वो सीख लेंगे और बस लेक्चर का एंड हो जाएगा हमारे पास। तो भैया रबिंग की अगर हम बात करें तो क्या, मान लो एक ये रॉड है, इस रॉड को हमें चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? इसे सिल्क के कपड़े से रब कर देंगे। इसे सिल्क के कपड़े से क्या कर देंगे? रब कर देंगे। जब हम इसे सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे निगेटिव चार्ज। रॉड पे निगेटिव चार्ज, सिल्क के कपड़े पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि रॉड अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जब भी तो चार्ज होगा कपड़ा, कपड़े पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? लूज। ये जो है रॉड अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो जब ये लूज कर देगी तो इस पर क्या मिलेगा? इसने दे दिए ना तो पॉजिटिव, और कपड़े ने ले लिए तो क्या हो जाएगा? इस पे निगेटिव चार्ज। तो रब करके तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। when we rub a silk cloth with a glass rod, the negative charge develops on rod, वो on cloth, and positive charge develops on rod। ठीक है भैया, तो ये हो गई भाई चार्जिंग। अब भाई टचिंग करके मतलब मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल है, मेटेलिक स्फीयर है, यहाँ पे हमने इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया। अब हम एक रॉड लेके आए, कौन सी रॉड? बेनॉइट रॉड लेके आए। बेनॉइट एक सब्सटेंस होता है, उसकी एक रॉड लेकर के आए। अब जैसे हम इसकी रॉड लेकर के आए और हमने इसे क्या करा दिया? टच करा दिया। हमने इसे क्या कराया? इससे टच कराया। अब ये रॉड चार्ज थी, मान लो इस रॉड पे कैसे चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज जैसे इस रॉड पे टच कराया इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, इस रॉड पे ऐसे चार्ज पॉजिटिवली क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? ये सारा चार्ज रॉड के सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ मान लो ये ऐसे आया। अब बीच में है स्पेस, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर है ना, सॉलिड थोड़ा ही है, बीच में स्पेस। सॉलिड भी होता तो भी क्या फर्क पड़ने वाला था? देखो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, चार्ज कहीं रुकता नहीं बीच में, है ना। चार्ज कहाँ को? एक सरफेस ढूंढता है और वो बाहर की तरफ को मूव करता है। तो चार्ज क्या कहाँ को मूव करने की कोशिश करेगा? रेडियली आउटवर्ड की तरफ को। तो ये कहाँ को भागेगा? इधर को। ये कहाँ को भागेगा? इधर को। ये कहाँ को भागेगा? इधर को। ये कहाँ को भागेगा? इधर को, क्योंकि इन दोनों के, इन सब के बीच कैसा फोर्स है? रिपल्सन का। तो कुल मिलाकर के जब हम रॉड को हटा देंगे, जैसे हम रॉड को हटाएंगे तो चार्ज कैसे स्प्रेड हो जाएगा? ये इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी कोई भी मेटेलिक स्फीयर। अगर ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है तो, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है, इंसुलेटिंग स्टैंड, क्योंकि अगर इंसुलेटिंग स्टैंड ना हो तो सारा चार्ज नीचे चला जाएगा अर्थ पे, ठीक है। तो ऐसे तो कांटेक्ट करके भी हम, जो टच करके भी हम सारे चार्ज को स्प्रेड कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। रॉड हटानी पड़ेगी बाद में, सोचो रॉड हटाने के बाद स्प्रेड हुआ है, जब तक रॉड लगा रखे तब तक सारा चार्ज बीच में आया, रॉड हटाते ही सारा चार्ज रेडियली स्प्रेड होकर के इसके सरफेस पे आ गया। अब बाय इंडक्शन मेथड से और देखते हैं क्या होता है। इंडक्शन मेथड से क्या होता है देखते हैं भाई। इंडक्शन मेथड से क्या होगा? बिना टच किए, जादू है ये तो। देखो क्या, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है मेटेलिक, अब हमने इसे क्या काम किया? यहाँ पे इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया। अब हम एक रॉड लेकर आए बेनॉइट की, और यहाँ पे इस रॉड पे कितना चार्ज है? मान लो पॉजिटिव चार्ज है। इस रॉड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कैसा? क्यों? क्योंकि इस मेथड को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब दूर से ही सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है, या पोलराइजेशन। क्या होगा? ये चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव, तो इस इंडक्शन के कारण इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब यहाँ निगेटिव तो इसके दूसरे सिरे पे, तभी इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, जब तो नेट चार्ज जीरो होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये इतना होगा जब तक ये रॉड हमने रोक रखी है, अभी इसके पास ही ला रखी है। अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद में रॉड को, वो इस मेटल की स्फीयर को किससे जोड़ दिया? अर्थ से जोड़ दिया। अब अर्थ से जोड़ेंगे जब हम, तो ये निगेटिव, 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 ये पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। ये क्या है? ये मेटेलिक वो स्टैंड है। अब इसे हमने किससे ऐड कर दिया? अर्थ से ऐड कर दिया। जैसे अर्थ से ऐड किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो गए? नीचे अर्थ पे चले गए। तो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? ये हटाने के बाद रॉड के हमने इस अर्थ से जोड़ा, तो अर्थ के पास क्या हो गए? अर्थ पे सारे ये प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ चलेगा। तो यहाँ कितना चार्ज रह गया? केवल और केवल
इस स्फीयर पे कितना चार्ज रह गया, निगेटिव निगेटिव, क्योंकि अर्थिंग भी हटा देनी है, अर्थिंग नहीं हटाए तो ये भी गायब हो जाएगा। किससे हटानी है, विदाउट टचिंग, अर्थ भी हटा देंगे तो इस पर कितना चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये इंडक्शन के कारण चार्ज करना है किसी बॉडी को। देखो हमने चार्ज टच तो नहीं किया, बिना टच करे बॉडी को चार्ज करना क्या मेथड कहलाता है, इंडक्शन। कि देखो हमने चार्ज लगे इसके, अगर हम किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज लेके जाए तो इंडक्शन मेथड के कारण उसके दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज अपने आप डेवलप हो जाता है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, जब हम अपने हेयर से कॉम्ब को रब करते हैं तो क्या होता है, टिनी पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे उस कॉम्ब को उसके पास लेके गए थे तो मान लो कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज था, तो टेनी पार्टिकल कैसे चार्ज होंगे, निगेटिवली, तभी तो अट्रैक्ट हुए। अभी बताया तो है, सेम नेचर वाले चार्ज क्या करते हैं, रिपल, और डिफरेंट नेचर वाले चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अगर कॉम्ब टेनी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो केवल इसी कारण तो उस पर पॉजिटिव और उस पर निगेटिव फोर्स है, कोई और बात थोड़ी है। तो ऐसे ही अगर हम इसको इसके पास लेकर गए तो इस पर पॉजिटिव, इस पर ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस साइड में, और इस साइड पे निगेटिव चार्ज डेवलप होती है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसे मान लो निगेटिवली चार्ज करना है तो हमने क्या किया, इस अर्थ से जोड़ दे तो पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। फिर हम अर्थ को हटा देंगे, अर्थिंग हटाते ही निगेटिव चार्ज बचा वो उस पर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहला लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा फिजिक्स का, और क्या चीज़ पढ़ा, और पढ़ा क्या, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। तो बने रहना मेरे साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से और सपोर्ट कर लो मेरे भाई को। थैंक यू, तब तक के लिए गुड लक।